स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेशन। इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है मेंस में भी आते हैं आपके और एडवांस में भी आते हैं। और ये लेक्चर देखने के बाद इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ना तो आपका मेंस में कोई क्वेश्चन छूटेगा, ना ही एडवांस में कोई क्वेश्चन छूटेगा। इसके लिए आपको बड़े ध्यान से टॉपिक समझना पड़ेगा और साथ साथ में जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से नोट करना पड़ेगा। इंडक्टर और कैपेसिटर ऑसिलेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि इंडक्टर का क्या काम है और कैपेसिटर का क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले इंडक्टर की बात करते हैं हम। तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो क्योंकि ये सोलेनॉइड की तरह है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी क्रिएट होती हैं। अब इसमें जो करंट है वो स्लोली इंक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी स्लोली इंक्रीज़ होगी। लेकिन जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर एक एनर्जी भी स्टोर होती है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर के बराबर। जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी। और क्योंकि करंट जो होता है, करंट स्लोली बढ़ेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो भी स्लोली इसकी बढ़ती है। सिमिलरली कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में यहाँ पर चार्ज होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जब आ जाता है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है। इंडक्टर के अंदर होती है एनर्जी इन द ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हमारी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई, यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर हो गई। अब इसका डिसिपेशन नहीं होगा। जब तक हम इसको एक रजिस्टर से नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक इसकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। तो अगर आपने इंडक्टर को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तो जो ये एनर्जी है इंडक्टर की, ये पूरी की पूरी डिसिपेट हो जाएगी हीट में। सिमिलरली अगर आपने इस कैपेसिटर को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ये सर्किट हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ये भी हीट में चली जाएगी। दोबारा समझ लीजिए, अगर हमने इस इंडक्टर को इसको हमने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तो जो इसकी एनर्जी है वो एनर्जी हीट में चली जाएगी और ये पूरा का पूरा एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तब भी क्या होगा, तब भी जो इसकी एनर्जी स्टोर है वो रजिस्टर के थ्रू हीट में चली जाएगी। बिकॉज ये कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों आपके एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होते हैं। इसमें एनर्जी स्टोर रहेगी आपकी, लेकिन जो रजिस्टर होता है ये आपका हीट डिसिपेट करता है। ये पावर, इससे हमको पावर मिलता है और ये हमारा हीट डिसिपेट करता है। अब इस टॉपिक के अंदर अब ये पढ़ेंगे कि अगर आप इंडक्टर को और एक कैपेसिटर को, दोनों को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये भी एनर्जी स्टोरिंग है और ये भी एनर्जी स्टोरिंग है, तो इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। इस सिस्टम की जो एनर्जी है ये तो कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर इनिशियली एनर्जी आपने इंडक्टर को दे रखी है तो इस इंडक्टर की एनर्जी पहले ट्रांसफॉर्म होगी कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर की एनर्जी दोबारा से इंडक्टर में ट्रांसफॉर्म होगी और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। और जो ये साइकिल चलेगी ये क्या होगी, ये फिक्स टाइम पीरियड में एक साइकिल चलेगी। इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। इसका टाइम पीरियड निकालना होता है कि कितने टाइम में इंडक्टर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कितने टाइम में डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर सिंपल है, ये एनर्जी कंजर्वेशन है और एनर्जी कन्वर्जन भी है। तो एनर्जी कंजर्व भी रहती है और दूसरा एनर्जी कन्वर्ट भी होती है। इसका मतलब पहले एनर्जी इंडक्टर से कैपेसिटर में जाएगी, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी, फिर वापस इंडक्टर से कैपेसिटर में जाएगी, फिर वापस कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी। तो ये जो ऑसिलेशन है यही हम एनालाइज करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। तो केसेस क्या क्या होते हैं, एक सिंपल इंडक्टर है आपका और इसको हमने एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ये एक केस हो जाएगा। दूसरा केस हो जाएगा कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये दो केस हम स्टडी करेंगे। इसके बाद अगर रजिस्टर है तो वो एडवांस केस हो जाता है। वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है। यहाँ स्टूडेंट्स हम दो केसेस पढ़ेंगे। पहला केस है एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी और दूसरा केस है एलसी ऑसिलेशन विद बैटरी। इस पहले केस में यहाँ पर एक इंडक्टर दिया हुआ है और एक कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ एक स्विच है। तो यहाँ पर इसके फर्दर दो केस हो सकते हैं, इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसकी दो इनिशियल कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर दें t=0 पर और इसमें कोई करंट नहीं हो, और फिर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसकी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। एक सेकंड केस भी है, उस केस में अगर हम t=0 पर इसमें हम माने कि इसके अंदर कुछ करंट है, करंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, फिर इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
तो ये हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसमें इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हमारी क्या इनिशियल कंडीशन है, जिससे कि हमारी जो ये एनालिसिस करेंगे इसकी एसएचएम की इक्वेशन जो आएगी उसकी उसमें इनिशियल कंडीशन क्या है, जिससे कि हमको पता चलेगा कि क्या इनिशियल फेज़ क्या है इसका और बाकी इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे फर्दर। सेकंड केस है एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी, सॉरी विद बैटरी, सॉरी। सो इसमें एक बैटरी लगी हुई है, तो इस केस में ना तो इंडक्टर में कोई करंट होगा और ना ही कैपेसिटर चार्ज होगा, और t इजिकल टू 0 पर जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तब इस बैटरी से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। वो करंट जो होगा वो इसमें इंक्रीज होगा और मे बी डिक्रीज, अब डिपेंड करेगा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये करंट जो आएगा इसमें, इसके कारण यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज आएगा, इसमें करंट आएगा, सो इसकी भी एनर्जी बढ़ेगी और इसकी भी एनर्जी बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, बिकॉज इन दोनों ही सर्किट में रजिस्टेंस नहीं है। अगर रजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी जो होगी वो कहीं डिसिपेट नहीं होगी, और एनर्जी जब डिसिपेट नहीं होती है तो एनर्जी ऑसिलेट करती है, वही हमको एनालाइज करना है। पहला केस स्टडी करते हैं एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। इसमें हम कुछ अजम्पशंस मानेंगे इनिशियल कंडीशन को क्रिएट करने के लिए। t इजिकल टू 0 पर हमने स्विच को क्लोज किया, हम मानेंगे एट t इजिकल टू 0 द चार्ज इन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू। क्यू चार्ज हमारा कैपेसिटर में है एंड द करंट इन इंडक्टर वो हम मानेंगे कि करंट इंडक्टर में 0 है। नाउ अब ये एनालाइज हम करेंगे किसी भी टाइम t पर, सो हम लिखेंगे कि एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर अगर आप देखें, सो यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं बचा है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू चार्ज बचा है, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये I करंट फ्लो हो रहा है, इसका इंडक्टेंस L है और इसका कैपेसिटेंस C है। यहाँ पर अगर हम लगाएं किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं यहाँ पर जो हम, तो देखिए लूप लॉ ऐसा होगा, तो इधर पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए ये हाई से लो जा रहा है, तो सॉरी लो से हाई जा रहा है, हम लो से हाई चल रहे हैं, अब हमने माना है, एज्यूम किया है, और ये हम चल रहे हैं हाई से लो। सो यहाँ से हम लिखेंगे Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमने पोटेंशियल को जोड़कर 0 लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे जब, तो यहाँ से होगा Q बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। लेकिन क्या है, बट यहाँ अगर आप देखें तो I की वैल्यू क्या है यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आनी चाहिए। इसका रीज़न ये होगा हमारा, क्योंकि Q जो है Q कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तभी हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम डी आई बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। सब्सिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा Q बाई सी माइनस एल माइनस डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम अगर रीअरेंज करें तो यहाँ आएगा L, यहाँ आएगा हमारा L डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस Q बाय सी इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन सजेस्ट कर रही है कि जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज इज ऑसिलेटिंग, चार्ज इन कैपेसिटर इज ऑसिलेटिंग, बिकॉज ये जनरल इक्वेशन है ऑसिलेशन की। तो चार्ज अगर कैपेसिटर में ऑसिलेट कर रहा है तो उसको हम और एनालाइज करते हैं, तो यहाँ से है डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0।
यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है हमारा 1/LC, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू आ रही है 1/√LC। सो इसकी जनरल इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन, होता क्या है ओमेगा टी प्लस फाई इनिशियल फेज होता है, और ओमेगा की ऑलरेडी वैल्यू 1/√LC दी हुई है आपको। नाउ अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमको बोला गया है कि एट t इज इक्वल टू 0 जो चार्ज है वो आपका है q के बराबर। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू। सो यहाँ आ जाएगा q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन फाई के बराबर आ गया। q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन फाई के बराबर आ गया। सिमिलरली एक तो ये आ गया हमारा, क्योंकि हमको पता नहीं इनिशियल फेज क्या है इसमें। सिमिलरली एट t इज इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू 0 है, तो i कैसे निकालेंगे, तो हमको dq/dt निकालना पड़ेगा। सो dq/dt जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, q मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर इसको 0 रखिए आप, 0 इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव साइन भी आना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर dq/dt जो है वो i जो है वो नेगेटिव होता है, i इज इक्वल टू माइनस टाइम्स होता है ये। सो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा q मैक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस फाई के बराबर जब हम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि कॉस फाई जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स फाई कितना आना चाहिए, तो आपका फाई जो आना चाहिए वो आना चाहिए π/2 के बराबर। यहाँ से अगर आप देखें इसको एनालाइज करें तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि जो इक्वेशन हमारी आ रही है वो आ रही है q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। इनिशियल फेज इसका π/2 दिया हुआ है। सो यहाँ से लिखेंगे हम q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और साथ साथ में जो क्यू मैक्स आएगा, तो देखिए क्यू मैक्स की वैल्यू तो आएगी जो इनिशियली चार्ज है हमारा वो आएगी आपकी क्यू के बराबर, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज, जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी तभी आपका चार्ज भी मैक्सिमम होना चाहिए। सो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी q इज इक्वल टू, अब ये q मैक्स है तो यहाँ पर q एकदम से कैंसिल आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक q मैक्स ही लिखा रहने दीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि इनिशियल q है ये। सो यहाँ हो जाएगा q मैक्स, यहाँ लिखेंगे कॉस ओमेगा t के बराबर। ये हमारा आ गया q का वेरिएशन। सिमिलरली अगर आप i के लिए देखेंगे तो i क्या हो जाएगा, dq/dt हो जाएगा। सो i का वेरिएशन अगर आप निकालेंगे तो i हो जाएगा हमारा dq/dt। सो यहाँ पर स्मॉल q की वैल्यू है ये, इसको स्मॉल q लिख देते हैं। यहाँ पर हम स्मॉल q लिखेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल q लिखेंगे, स्मॉल q यहाँ पर स्मॉल q। सो dq/dt यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा q मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक माइनस साइन और एक माइनस साइन ऑलरेडी, बिकॉज ये dq/dt इनिशियली क्या है, q कम हो रहा है। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि i की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है q मैक्स इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर आ रही है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू ओमेगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ रही है। तो देखिए बड़े ध्यान से आप समझिए, अगर इसको हम SHM से कंपेयर करें, अगर हम इसको SHM से कंपेयर करें तो देखो यहाँ एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल, ये इसका प्लस a है, ये इसका माइनस a है और ये इसकी मीन पोजीशन है, और t इज इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल इस साइड चलना शुरू किया। दैट मीन्स इसका इनिशियल फेज जो आ गया वो 0 आ गया। सो इसकी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी
और v की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली अगर इन दोनों को ही आप सिमिलरिटी देखें तो यहाँ पर जो हमारा LC सर्किट है, उस LC सर्किट में बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर Q चार्ज था और यहाँ पर माइनस Q चार्ज था और यहाँ पर करंट 0 था, तो जो करंट है वो किसके कंपेरेबल हो जाएगा, वो हमारे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जैसे कंपेरेबल। सो यहाँ जो हमारी इक्वेशन आ रही हैं वो आ रही हैं I इज इक्वल टू I नॉट, दैट मीन्स I मैक्स साइन ओमेगा टी एंड Q इज इक्वल टू Q मैक्स कॉस ओमेगा टी के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर जो V होती है वो होता है हमारा, इसकी वैल्यू होती है, ये होती है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो जो V के कंपेरेबल है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर V के कंपेरेबल हमारा Q है। सो Q का जो वेरिएशन होगा हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ओमेगा रूट में, अब यहाँ पर होगा I नॉट, I मैक्स लिखना पड़ेगा, I नॉट स्क्वायर माइनस I स्क्वायर के बराबर। सो यहाँ पर देखिए V इसकी A ओमेगा है और यहाँ पर जो Q मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी I नॉट इंटू ओमेगा के बराबर। सो यहाँ पर हमको कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब इसका एक और एनालिसिस होगा, यदि अगर आप माने कि इनिशियली करंट ज़ीरो नहीं है और चार्ज ज़ीरो है। सो अगर इनिशियली करंट ज़ीरो नहीं है और चार्ज ज़ीरो है तब आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ केस लिखेंगे इफ़ एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू I नॉट बट Q इज इक्वल टू 0। दोबारा से हम वही लॉजिक लगाएंगे इसमें, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, यहाँ पर स्विच बना लेते हैं, एक कैपेसिटर है और जब हमने स्विच को क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पर, इस इंडक्टर में कुछ करंट था, किसी भी टाइम t पर देखते हैं, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर अगर आप देखें, दोबारा से मानते हैं कि इसमें कुछ करंट आ रहा है I और यहाँ पर प्लस Q चार्ज आ गया, यहाँ पर माइनस Q चार्ज आ गया, ऐसे फ्लो हो रहा है। वैसे तो हम उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर प्लस Q चार्ज आना चाहिए था, यहाँ पर माइनस Q चार्ज आना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। सो यहाँ से इसमें किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं, माइनस L di बाई डी टी माइनस Q बाय C इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगर देखें तो ये इक्वेशन जो आ रही है हमारी L di बाई डी टी प्लस Q बाय C इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा L d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय C dq बाई डी टी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बनेगा L d2i बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी इंटू आई इज इक्वल टू 0, बिकॉज डी क्यू बाई डी टी क्या है हमारा, वो आई के बराबर है। सो फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d2i बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये दोबारा से एक इक्वेशन बन गई जो SHM के इक्वेशन के सिमिलर है। यहाँ पर ये इक्वेशन बता रही है हमको कि जो करंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसको और एनालिसिस करते हैं तो ये आएगा d2i बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू आई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसकी इनिशियल कंडीशन आप देखिए तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 आई की वैल्यू कितनी है आपकी, आई नॉट के बराबर है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आई मैक्स लिखते हैं हम क्योंकि हमको पता नहीं है ना, तो आई मैक्स लिखते हैं हम यहाँ पर। वैसे तो आई मैक्स की वैल्यू ही है लेकिन आई मैक्स लिखते हैं तो आई नॉट है। सो आई नॉट इज इक्वल टू आई मैक्स साइन फाई। अब ये तो हमारा आई मैक्स साइन फाई हो गया, तो साइन फाई एक्चुअली में तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर आई मैक्स आई नॉट के बराबर होगा तो हमको सेकंड कंडीशन की देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आई मैक्स आपका आई नॉट के बराबर होगा, वो होना भी चाहिए क्योंकि इस केस में मैंने मान लिया, अज्यूम करा है कि t इज इक्वल टू 0 पर जो i है वो आई नॉट के बराबर आ रहा है। सो यहाँ इसी केस से हम देख लेते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे हम आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई। सो यहाँ से दोबारा से फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। दैट मीन्स कि जो आई का वेरिएशन आएगा वो आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जब आई का वेरिएशन आ गया आपका आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्यू का वेरिएशन देखते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा आपका। सो जो डी क्यू आएगा ये आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी के बराबर। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो q की वैल्यू 0 थी। अब किसी भी टाइम t पर जो q की वैल्यू वो हम q मान लेते हैं, तो q माइनस 0 इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा साइन ओमेगा t के बराबर आ रहा है। सो q इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा t के बराबर। सो यहाँ ये भी क्या है, ये भी हमारा वेरिएशन दिखा रहा है SHM की तरह। यहाँ भी सेम केस आप ले सकते हैं। यहाँ इसको कंपेयर करेंगे हम एक SHM से। एक पार्टिकल अगर SHM कर रहा है और ये इसका प्लस a है और ये इसका माइनस एम्पलीट्यूड माइनस a है, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है। ये पार्टिकल इस साइड चलना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पर, बट अब t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज आपका क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिखते हैं। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस केस में बिकॉज एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स q किसको फॉलो कर रहा है, तो q आपका डिस्प्लेसमेंट को इस बार फॉलो कर रहा है। सो हम लिखेंगे कि q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, q इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड आई हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड v जो होता है वो होता है a, ये होता है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, आई नॉट बाई ओमेगा। सो यहाँ से जो आपका यहाँ पर i की वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा रूट, यहाँ होगा q मैक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो यहाँ से इतनी एनालिसिस में हमको एक बात पता चली है। देखिए अब इस यहाँ पर हम कंक्लूजन इसका लिखते हैं, तो बात ये पता चली कि अगर आपका सिंपल इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट है और ये हमारा हो गया LC सर्किट। देखिए यहाँ पर टी टाइम पर ऐसा भी हो सकता है, टी टाइम पर दोनों इसमें कुछ करंट है उसमें कुछ चार्ज है, फिर आपको इनिशियल कंडीशन दोबारा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये थी कि एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू क्यू नॉट। जब t इज इक्वल टू 0 पर q इज इक्वल टू क्यू नॉट है, उस कंडीशन में जो करंट है I वो आपका डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम SHM में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये हो जाएगा I मैक्स साइन ओमेगा टी एंड जो चार्ज है वो बिहेव करेगा Q नॉट कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली सेकेंड केस था एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू आई नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q यहां पर 0 आ जाएगा एंड Q इज इक्वल टू 0। सो अब क्या होगा, अब Q बिहेव करेगा डिस्प्लेसमेंट की तरह, तो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस ओमेगा टी। इसके बाद अगर आप पहले वाले केस में देखेंगे तो क्योंकि आपका चार्ज जो है वो वेलोसिटी की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपको Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट में आई मैक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर से निकालेंगे। सेकेंड केस में क्योंकि आई कर रहा है वेलोसिटी की तरह बिहेव, तो इसकी वैल्यू निकलेगी आई इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ क्यू मैक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की तरह। नाउ अगर एक और केस हम देखें, जिस केस में किसी भी टाइम टी पर दोनों में कुछ इसमें चार्ज भी है, कुछ इसमें चार्ज है, कुछ इसमें करंट है, इसको अगर हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे हम कि कुछ चार्ज कैपेसिटर में है, कुछ करंट इंडक्टर में।
तब हम कैसे एनालिसिस करेंगे ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक जनरल केस लेते हैं जिसमें बोला गया है कि t इज इक्वल टू 0 पर करंट इन इंडक्टर इज आई नॉट एंड चार्ज इन कैपेसिटर इज क्यू नॉट। अब इस जनरल केस में हम देखते हैं कि इसमें जो आपका ऑसिलेशन होगा वो किस प्रकार से वैरी करेगा, या यहाँ पर करंट कैसे वैरी करेगा और चार्ज कैसे वैरी करेगा। सो वही लॉजिक वही लगाना हमको। एट एनी टाइम टी चार्ज इज इक्वल टू क्यू एंड करंट इज इक्वल टू आई। किसमें? कैपेसिटर में ये होगा हमारा क्यू चार्ज और इंडक्टर में हमारा जो करंट होगा वो आई होगा। अब यहाँ से हम लगाते हैं किरचॉफ लूप लॉ। सो यहाँ से अब देखिए यहाँ हो जाएगा Q बाई सी, क्योंकि हम मानते हैं कि देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो करंट ही चार्ज को क्रिएट करेगा या चार्ज करंट को क्रिएट करेगा। तो हम मानते हैं कि ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू है और इसमें करंट आई है। सो माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, करंट में एसएचएम की इक्वेशन बनाते हैं तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू 1 बाई सी प्लस एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे हम डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस एल डी बाई टी एंड क्यू बाई सी। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्यू नहीं, यहाँ हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी इंटू 1 बाय एल सी इज इक्वल टू 0। जो ये टर्म आ गया आपका, ये टर्म आ गया आपका आई। सो इसको अब लिखते हैं, फर्दर हम सॉल्व करते हैं। सो डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी आई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा। सो इसकी जनरल इक्वेशन आप देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इसको अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर डी क्यू बाय डी टी को क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो जो आपका डी क्यू आएगा ये आएगा हमारा आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई और डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे दोनों साइड में। और देखिए जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, देखिए t इज इक्वल टू 0 पर हमारा q की वैल्यू q नॉट थी। जब t इज इक्वल टू 0 था तो इसकी वैल्यू q नॉट थी। जब टाइम t हुआ तो इसकी वैल्यू हमारी q आ गई। सो यहाँ से हम लिखे, यहाँ से क्या आएगा हमारा आंसर, वो आएगा q माइनस q नॉट इज इक्वल टू आई मैक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ ये आएगा और डिवाइड में आएगा हमारा ओमेगा के बराबर। सो यहाँ से जो आपका Q का वेरिएशन आएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट माइनस आई मैक्स बाय ओमेगा, और यहाँ आएगा कॉस का वेरिएशन, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। सो ये Q का वेरिएशन आ गया, ये हमारे I का। अब यहाँ से अगर आप इनिशियल कंडीशन देखेंगे तो ये तो आपका आ गया Q, यहाँ I की वैल्यू अगर आप देखें तो आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है, और आपको बताया गया कि t इज इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू आई नॉट के बराबर है। सो सब्सटीट्यूट करेंगे आई नॉट इज इक्वल टू आई मैक्स एंड साथ साथ में होगा साइन फाई के बराबर। सो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आ जाएगी आई नॉट बाई आई मैक्स के बराबर, आई नॉट बाई आई मैक्स के बराबर। यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका इनिशियल फेज भी पता चल जाएगा आपको करंट का, और साथ साथ में जो Q है, जो चार्ज है, इसमें भी आपको फेज पता चल जाएगा, जो कॉस
जो आपका फाई है ये फेज पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर और फर्दर कंडीशन दी होंगी, उनसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जितना हमने स्टडी किया उस पर, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो आपको अभी टॉपिक पढ़ाया गया ये मेंस के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है। सो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जब बैटरी लगाई जाएगी तो किस प्रकार से हम इसको एनालाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपसे बोला गया है, कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफेराड इज फुली चार्ज्ड यूजिंग अ 6 वोल्ट बैटरी। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड रेजिस्टेंस लेस 0.2 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर। द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर व्हेन 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी इज मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर। एक कैपेसिटर इनिशियली था, इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया। 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था, उसको हमने बैटरी से चार्ज किया। वो बैटरी 6 वोल्ट की थी, तो इनिशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं हाफ CV²। इसकी वैल्यू लिखेंगे हाफ C कितना दिया है 6 × 10⁻⁻6 एंड V², ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 8 और यहाँ आ जाएगा 108 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6, ये जूल में आएगा आपका आंसर। तो इतनी एनर्जी इनिशियली है। अब इसमें बोला गया है कि कितना करंट फ्लो हो इंडक्टर में, क्योंकि देखिए इसमें क्या किया, इसमें हमने एक इंडक्टर को जोड़ दिया। तो जैसे ही आपने इसमें इंडक्टर को जोड़ा, यहाँ स्विच बनाते हैं, तो जैसे आपने स्विच क्लोज किया तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर और इंडक्टर में करंट फ्लो होगा। तो इसकी एनर्जी, जो कैपेसिटर की एनर्जी वो इसमें कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर इसकी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। सो द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर व्हेन 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी इज in the magnetic field of inductor, 1/3 of total energy, that means total energy 108 है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 108 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू हाफ LI²। यहाँ से जाएगा 3 3 9, 36 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई L। इंडक्टर कितना दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है आपको 0.2 मिली हेनरी। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू I²। नाउ यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। सो ये कैंसिल हुआ, I²। सो यहाँ से I² आएगा 36 इंटू 10⁻⁻2। सो I की वैल्यू इस क्वेश्चन में आनी चाहिए 6 इंटू 10⁻⁻1, दैट मीन्स 0.6 एम्पियर। नाउ 0.6 एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सर्किट। देखिए ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या होगा, ये आपका LC सर्किट तो है, मगर यहाँ पर 2 इंडक्टर कैसे लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 इंडक्टर आपके लगे हुए हैं, वो लगे हैं सीरीज में और 2 कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडक्टर को आप इक्विवेलेंट इंडक्टर जब आप निकालेंगे तो इस इक्विवेलेंट इंडक्टर में आपको किस प्रकार से आप ऐड करेंगे इनको। तो इंडक्टर को आप एकदम रजिस्टर की तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे आप रजिस्टर को ऐड करते हैं वैसे ही आप इंडक्टर को ऐड कर सकते हैं, और कैपेसिटर को आपको अपोजिट में ऐड करना पड़ता है। तो इसको हम सिंपल एक सिंगल LC सर्किट बनाते हैं, एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर। सो इंडक्टर का L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3L, और C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अब देखिए कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका 3C। सो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, देखिए ओमेगा जो आएगा वो आएगा हमारा 1/रूट में L इक्विवेलेंट एंड C इक्विवेलेंट, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 1/3L, देखिए 3L L इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट हमारा 3C रूट में, यह आएगा 1/9LC। सो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1/3 रूट में LC, बट 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी जो होता वो होता ओमेगा। सो फ्रिक्वेंसी आएगी 1/2 पाई इंटू ओमेगा, तो फ्रिक्वेंसी आएगा 1/2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1/3 रूट LC, दैट मीन्स
फ्रिक्वेंसी आपकी आएगी 1/6 पाई √LC। नाउ चेक करते हैं कौन सा आंसर है। तो यहाँ से 1/6 पाई √LC, ये बी। आप इस क्वेश्चन में बोला गया एन LC सर्किट शोन इन द फिगर, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 1 फैराड, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 हेनरी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 चार्ज इन कैपेसिटर इज 4 कूलम। t इज इक्वल टू 0 पर 4 कूलम चार्ज है एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ √5 कूलम पर सेकंड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं, ऐसे जब इक्वेशन बना के ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो किसी भी टाइम t पर हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज Q बचा, इंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है। सो यहाँ से जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी d2Q/dt² प्लस 1/LC Q इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। सो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। अब यहाँ पर कंडीशन आपको दे रखी है, वो कंडीशन ये दे रखी है कि t इज इक्वल टू 0 पर जो Q की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 4 कूलम एंड dQ/dt की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको -√5 कूलम पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सो Q इज इक्वल टू Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कितनी वैल्यू दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पर 4 कूलम। सो हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू Q मैक्स साइन फाई के बराबर आ गया। सिमिलरली दूसरा है dQ/dt √5 एंड दूसरा है √5 इज इक्वल टू, सो dQ/dt √5 है। dQ/dt यहां पर सॉल्व अगर किया जाए आपका, यहां पर लिखेंगे dQ/dt, ये माइनस आना चाहिए। बट अगर आप dQ/dt को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, ये आएगा Q मैक्स, और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक ओमेगा भी आएगा और यहाँ आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। सो अब यहाँ पर dQ/dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -√5 इज इक्वल टू Q मैक्स मल्टीप्लाई बाई ओमेगा एंड यहाँ आ जाएगा कॉस फाई के बराबर। नाउ यहाँ से आप डिवाइड करिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब दोनों को आप डिवाइड करें तो देखिए क्या आएगा आंसर, वो आएगा साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, और यहाँ पर Q मैक्स आएगा, Q मैक्स, और यहाँ पर आएगा आपका ओमेगा Q मैक्स इज इक्वल टू 4/√5 माइनस में आएगा। सो यहाँ से Q मैक्स से Q मैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा tan फाई इज इक्वल टू -4/√5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो 1/√LC। सो tan फाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी -4/√5 इंटू 1/√LC। L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है आपको 4 और C दिया है 1, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा √4। तो tan फाई की वैल्यू आएगी -2/√5। जब tan फाई की वैल्यू -2/√5 आएगी तो अब साइन और कॉस फाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। सो -2/√5 यहाँ से आप देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देखेंगे तो 2 एंड ये √5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 4 9, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ पर अगर आप फाई की वैल्यू देखें तो फाई की वैल्यू यहाँ से आप साइन फाई की वैल्यू निकालिए, तो साइन फाई की वैल्यू जो आपकी आएगी मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से 2/3 के बराबर, और कॉस फाई की वैल्यू जो आपकी आएगी ये आ जाएगी √5/3 के बराबर। देखिए कॉस फाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर देखिए क्या है कि tan फाई की वैल्यू नेगेटिव है आपकी। सो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव बेस नेगेटिव, तो हम मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं यहाँ पर। सो अब यहाँ से Q मैक्स की वैल्यू क्या है 4/sin फाई। सो Q मैक्स की वैल्यू Q मैक्स इज इक्वल टू 4/sin फाई। सो यहाँ आ जाएगा 4/sin फाई 2/3, तो कितना आ जाएगा 6 कूलम आएगा यहाँ पर।
एंड आई मैक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, तो आई मैक्स की वैल्यू है हमारी, वो देखिए क्या है आई मैक्स की वैल्यू, ये हो गया हमारा क्यू मैक्स इंटू ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पर ये है आई इज इक्वल टू आई मैक्स, सब्सिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, सो -√5 बाई कॉस फाई, तो -√5 बाय कॉस फाई, सो -√5, अब कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी √5/3, सो यहाँ आएगा -3 एम्पियर, मैग्नीट्यूड वाइज 3 एम्पियर, तो 6 कूलम एंड 3 एम्पियर आंसर है। तो 6 कूलम, इसका आंसर ए होगा पहला, तो ए, और 3 एम्पियर मैक्सिमम करंट इन सर्किट इज 2/3 क्यों दे रखा है, 3 एम्पियर आना चाहिए। क्वेश्चन, इन एन एलसी सर्किट द कैपेसिटर हैज मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट, द वैल्यू ऑफ डी/dt, मैक्सिमम कितनी होगी डी/dt, इसमें मैक्सिमम चार्ज दिया हुआ है क्यू नॉट। सो जनरल इक्वेशन हम बना लेते हैं इसकी। अब डी/dt की वैल्यू है, तो देखिए ध्यान से आप यहाँ पर डी क्यू, या तो आप आई में इक्वेशन बनाइए या फिर आप क्यू में इक्वेशन बनाइए। सो हम यहाँ पर बनाते हैं क्यू में इक्वेशन, d2q/dt² प्लस 1/LC क्यू इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए यहाँ पर di/dt हमको निकालना है। सो पहले हम क्यू की इक्वेशन बनाएंगे, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट दे रखा है, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, टी इज इक्वल टू 0 आप रख लें। देखिए यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं दे रखी है कि मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट दे रखा है, कब दे रखा है ये आपको नहीं, तो हम मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 पर ही इसमें क्यू मैक्स की कंडीशन आ रही है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टी इज इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ पर। सो साइन फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो फाई आ जाएगा हमारा π/2। तो इसका मतलब जो करंट का वेरिएशन आएगा वो आएगा आई मैक्स, और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस, यहाँ देखिए आई मैक्स कॉस तो नहीं आएगा, पहले हम क्यू को लिख देते हैं। तो क्यू की वैल्यू आएगी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो कॉस ओमेगा टी आएगा। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dt की वैल्यू आएगी क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा आपका, और ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये आएगा हमारा करंट आई। सो आई की वैल्यू जो आपको दे रखी है, आई इज इक्वल टू आ रहा है आपका, वो आ रहा है क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो di/dt जो आएगा वो आएगा क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी के बराबर। सो यहाँ से आप देखिए कि di/dt की वैल्यू आ रही है क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, जब इसकी कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो। तो यहाँ से हम आसानी से बोल सकते हैं कि di/dt की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर आनी चाहिए। सो क्यू नॉट ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1/√LC का स्क्वायर आना चाहिए। सो di/dt की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये आएगी क्यू नॉट बाय LC के बराबर। सो क्यू नॉट बाय LC इसका आंसर ए है। ना स्टूडेंट्स, इसका सेकंड लेक्चर हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, जिसमें कि सेकंड कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, जिसमें आपका एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक आपकी बैटरी लगी होगी। इसको एनालाइज करके हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।